दोस्तों 22/7/2019 भारत के इतिहास में एक यादगार दिन था। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दिन भारत ने चंद्रयान-2 मिशन को पूरे सफलता के साथ लगभग पूरा कर ही लिया था। ये बात अलग है कि सिर्फ कुछ माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से उस बार हमारा ये मिशन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इस मिशन के माध्यम से भारत ने ये बात साबित कर दिया था कि हम भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, जब मिशन चंद्रयान-2 की शुरुआत हुई थी तो तब काफी सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि भारत जैसे एक गरीब देश में ऐसे स्पेस रिसर्च करने की जरूरत आखिर क्या है। जो पैसे इस स्पेस रिसर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन पैसों को तो भारत के डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और दोस्तों, 14/3/2023 को जब भारत ने एक बार फिर से चंद्रयान-3 मिशन की शुरुआत की तो तब उससे पहले भी कुछ लोग एक बार फिर से इन सवालों को उठाने लगे। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ये चंद्रयान मिशन भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस मिशन को एक बार सफलता के साथ पूरा कर लेने के बाद हमारे देश को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को स्पेस और मून रिसर्च के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, जब हम किसी स्पेस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चांद और पृथ्वी के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चांद और पृथ्वी के बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी है और ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट बीच में फिट हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम मून लैंडिंग के बारे में बात करते हैं तो तब सबसे पहले हमारे आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन की ये तस्वीर चली आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका के पहले यूएसएसआर चांद तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। और दोस्तों, यूएसएसआर ने इस मिशन को लूना 2 के माध्यम से पूरा किया था, वो भी अपोलो मिशन के 10 साल पहले। बेशक रूस ने कभी भी किसी इंसान को मून पर नहीं भेजा, लेकिन सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाले वही थे। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं, और 3 देश है अमेरिका, रूस और चीन। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेस क्राफ्ट सेफ हो। और अगर एक बार हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएं कि हम भी चांद पर सेफ लैंडिंग कर सकते हैं तो हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। यानी कि जो काम आज नासा कर रहे हैं वही काम अब इसरो भी कर पाएगा। दोस्तों, 2008 में चंद्रयान-1 मिशन के जरिए भारत ने अपना ये मून मिशन शुरू किया था। लेकिन चंद्रयान-1 एक हार्ड लैंडिंग मिशन था। इसके बाद आज से करीब 4 साल पहले जब इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन की शुरुआत की तो तब इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसा ही लगा था कि ये चंद्रयान-2 चांद पर सेफ लैंडिंग करने में कामयाब रहेगा। दोस्तों, चंद्रयान-2 को हम सक्सेसफुली लॉन्च करने में कामयाब हो गए थे और इस चंद्रयान-2 ने पृथ्वी से लेकर चांद तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी को भी पार कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी ये चंद्रयान-2 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा। असल में लैंडिंग करते वक्त सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के वजह से ये स्पेसक्राफ्ट ठीक तरह से लैंड करने में असफल रहा। प्लान यह था कि विक्रम रोवर 14 दिनों तक चांद के सरफेस को स्टडी करेगा और हमें जरूरी इंफॉर्मेशन भेजता रहेगा। लेकिन दोस्तों, कम्युनिकेशन डिवाइस फेल हो जाने की वजह से यह मिशन असफल रहा। दोस्तों, चंद्रयान-2 के इन गलतियों को सुधारने के लिए ही
इसरो अब चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है और ये भारत के लिए भी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को पूरे दुनिया भर में दिखाने का। दोस्तों, चंद्रयान 3 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी लैंडिंग लोकेशन। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चांद पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि पृथ्वी से चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देखा जा सकता है और दूसरा हिस्सा हमेशा ही छुपा हुआ रहता है। और दोस्तों, इस दूसरे हिस्से में तो सूरज की रोशनी तक ठीक से नहीं पहुंचती है। इस छुपे हुए दूसरे हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि इन क्रेटर्स के अंदर करीब 100 मिलियन टन पानी होने की संभावना है और इसके साथ साथ इन क्रेटर्स के अंदर अमोनिया, हाइड्रोजन, सिल्वर, मरकरी जैसे रिसोर्सेज पाने की भी संभावना है। इस लोकेशन के ऊपर रिसर्च करके हम हमारे सोलर प्लैनेट के ओरिजिन के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप होने की भी संभावना रखता है। दोस्तों, अब हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच में क्या क्या अंतर है। इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने 5 चीजों के ऊपर ध्यान दिया है और अब हम एक एक करके इन 5 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, पेलोड। दोस्तों, चंद्रयान 2 का पेलोड काफी कॉम्प्लेक्स था क्योंकि यहां पर तब 3 मेन कंपार्टमेंट्स थे, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। लेकिन चंद्रयान 3 का पेलोड काफी ज्यादा सिंपल है क्योंकि यहां पर अब सिर्फ 2 मेन कंपोनेंट मौजूद हैं, रोवर और लैंडर। अब क्योंकि चंद्रयान 2 में ही ऑर्बिटर ने अपना काम पूरा दिया था, इसलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2, लैंडर। दोस्तों, चंद्रयान 2 में हुए गलतियों से इसरो को एक सीख मिली और इसलिए इस बार इस मिशन में लैंडर के लेग्स को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है ताकि वो इंपैक्ट को और भी बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। चंद्रयान 2 का इंजन इतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए लैंडिंग के समय वक्त रहते वो अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाया और अपने एग्जैक्ट लोकेशन से करीब 750 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। लेकिन चंद्रयान 3 में और भी बेहतर इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ साथ इसमें हैजर्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड कर दिया गया है। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, चांद हमारे पृथ्वी को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसलिए चंद्रयान 3 के अंदर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट ऐड किया जा रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट चांद पर रहकर हमारे पृथ्वी के वेदर पैटर्न को स्टडी करेगा और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने में मदद करेगा। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, चंद्रयान 3 इसके लॉन्च व्हीकल के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। इसके लॉन्च व्हीकल का नाम है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV MK2 लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। इस लॉन्च व्हीकल का सक्सेसफुल होना भी भारत के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि इसके माध्यम से हम और भी ज्यादा पेलोड अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। नंबर 5, कॉस्ट। दोस्तों, हमने चंद्रयान 2 को कुछ 870 करोड़ रुपए के बजट में लॉन्च किया था, लेकिन अब हम और भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन चुके हैं और चंद्रयान 3 की टोटल बजट करीबन 615 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। तो दोस्तों, अब तक तो हम चंद्रयान 3 को लेकर काफी जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करना सच में ही पैसों की बर्बादी है या फिर इसमें हमें बहुत कुछ बेनिफिट भी मिलने वाला है। आइए अब थोड़ा इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब इसरो को बनाया गया था तो तब सतीश धवन जी को इस बात का अंदाजा बहुत पहले ही लग गया था कि आने वाले दिनों में इसरो के बजट के ऊपर सवाल जरूर उठाए जाएंगे, इसलिए वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपए लिया करते थे। और दोस्तों, ये बजट एफिशिएंसी हम आज भी मेंटेन कर रहे हैं।
आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी जरूर होगी कि हर साल स्पेस प्रोग्राम के ऊपर सरकार बजट तो बेशक बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी आज के दिन स्पेस प्रोग्राम के ऊपर हम सिर्फ हमारे टोटल जीडीपी का 0.8% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल के दिनों में स्पेस प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम सच में दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें स्पेस प्रोग्राम के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश का नाम है चीन, और ये पड़ोसी देश ऑनियन स्लाइसिंग के मदद से हमारे देश के छोटे छोटे हिस्सों को लगातार चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरों के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट के मदद से हमारे देश के जवानों को इसके बारे में जानकारी बहुत पहले ही मिल जाती है, और हमारे देश के जवान हमारे देश की सुरक्षा करने में सफल रहते हैं। इसके साथ साथ ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के वेदर पैटर्न को रीड करने का काम भी करते हैं, और इसके चलते हम हमारे देश के ऊपर आने वाले प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बहुत पहले ही पता लगा लेते हैं। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन जानकारियों के मदद से हम कोई प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही हमारे लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने करीब 25 देशों के 238 स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करने में मदद की है, और इसके चलते हमारे देश को अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये स्पेस प्रोग्राम परफॉर्म करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्पेस प्रोग्राम हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ हमारे देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी काफी मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश भारत स्पेस प्रोग्राम में यूं ही तरक्की करता रहेगा, और इसरो हमारे देश भारत को और भी ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने में हमेशा सफल रहेगा। इसी के साथ हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।